सुप्रभातम। आज हम कक्षा 12 बही खाता में साझेदारी के विषय में चर्चा करेंगे। साझेदारी सामान्य बोलचाल की भाषा में साझेदारी का आशय होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं तो ऐसे कार्य को साझेदारी कहा जाता है। सामान्य तौर पर आजकल क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है भैया बहनों का या सभी लोगों का। उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि जब दो बल्लेबाज मिलकर रन बनाते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि इनकी साझेदारी यानी दोनों मिलाकर दोनों को योगदान से कितना रन बना, उस रन को साझेदारी कहा जाता है। कि ये बताया जाता है कि दोनों ने कितने की साझेदारी की। हम फर्म की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से यदि हम साझेदारी को परिभाषित करें तो वर्तमान में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। आज के समय में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के आधार पर साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने ऐसे लाभ को बांटने का संविदा किया है जो सब साझेदारों द्वारा या सब की ओर से किसी एक साझेदार द्वारा चलाया जाता है। साझेदारी हम इस भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार इसकी कुछ विशेषताएं जानें। पहली विशेषता इसके लिए है समझौता। साझेदारी का जन्म समझौते से होता है। समझौता क्या है? सभी साझेदारों की सहमति से साझेदारी फर्म के संचालन के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसको समझौता कहा जाता है। तो प्रारंभ ही इसका समझौते से होगा। कौन कौन साझेदार होंगे, कितनी पूंजी लगाएंगे, कैसे लाभ हानि को बांटेंगे, सभी साझेदारों की सहमति से ऐसा नियम बनाया जाता है। तो पहली विशेषता है इसका समझौता। साझेदारी का जन्म किससे होता है? समझौते से होता है। दूसरा दिया है सदस्य संख्या। जैसा कि इसका नाम है साझेदारी, तो अकेले में तो साझेदारी हो नहीं सकता है। तो साझेदारी के लिए कम से कम दो व्यक्ति, कम से कम दो संख्या होनी चाहिए। अधिकतम के लिए अभी कंपनी अधिनियम के अनुसार कुछ उल्लेख किया गया है जिसमें अधिकतम संख्या 50 कर दी गई है। और इसी में यदि एक बैंकिंग व्यवसाय होता है, बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 होती है। इस तरह से कम 2, अधिकतम 50 और बैंकिंग व्यवसाय की दशा में सदस्यों की संख्या 10, अधिकतम 10। व्यवसाय का होना, साझेदारी व्यवसाय की स्थापना की जाती है तो वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए। वैधानिक व्यवसाय दिखना चाहिए कि किस व्यवसाय के लिए साझेदारों ने आपस में सहमत जताई है, किस कारोबार करने के लिए आपस में सहमत हुए हैं, उस वैधानिक व्यवसाय का उल्लेख होना चाहिए। व्यवसाय या कारोबार दिखना चाहिए, तभी साझेदारी मानी जाएगी। उसके बाद है व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना और बांटना। वैसे तो व्यवसाय का उद्देश्य ही होता है, व्यवसाय की स्थापना ही लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। मन में जब ये विचार होता है कि हम लाभ कमाएंगे तब कभी किसी व्यवसाय की स्थापना की जाती, कभी हानि के बारे में सोचते नहीं। तो व्यवसाय का उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना। और उस लाभ को क्या करेंगे? आपस में समझौते के अनुसार साझेदार आपस में उसको बांटेंगे। तो अगला बिंदु हो गया व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना है और बांटना। अनुबंध की योग्यता। साझेदारी फर्म में जो व्यक्ति साझेदार होते हैं उनमें अनुबंध की योग्यता होनी चाहिए। अर्थात वो व्यक्ति ना पागल हो, ना दिवालिया हो, ना अवयस्क हो। यदि कोई व्यक्ति पागल, दिवालिया, अवयस्क है तो उसको फर्म का साझेदार नहीं बनाया जा सकता। तो साझेदारों में क्या होना चाहिए? अनुबंध करने की योग्यता, अर्थात वो पागल, दिवालिया और अवयस्क ना हो। अवयस्क का आशय क्या होता है? ऐसा साझेदार जिन्होंने अपनी उम्र 18 वर्ष पूर्ण नहीं की है उसे अवयस्क साझेदार कहा जाता है। तो अवयस्क में भी अनुबंध करने की योग्यता नहीं होती है। पागल, दिवालिया, अवयस्क को साझेदार नहीं बनाया जा सकता, इसलिए कि उसमें अनुबंध करने की योग्यता और क्षमता नहीं होती। व्यवसाय का संचालन। भारतीय साझेदारी अधिनियम में इस बात का भी उल्लेख है कि व्यवसाय जो रहेगा तो व्यवसाय का संचालन या तो सभी साझेदारों द्वारा
या सबकी सहमति से एक साझेदार द्वारा फर्म का संचालन होगा, व्यवसाय का संचालन होगा। तो अगला बिंदु क्या हो गया? व्यवसाय का संचालन किसके द्वारा? या तो सभी साझेदारों द्वारा या सबकी ओर से किसी एक साझेदार द्वारा फर्म को चलाया जाएगा। इसके बाद अगला बिंदु दिया है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का क्या आशय होता है? सीमित दायित्व और असीमित दायित्व। सीमित का आशय होता है कि यह निश्चित हो जाए कि हानि होने पर कितना दायित्व अपने ऊपर आएगा, वो सीमित हो गया, उसके बाद हमको कोई साझेदारों की कोई जवाबदारी नहीं है। लेकिन साझेदारी अधिनियम में इस व्यवस्था है कि सभी साझेदारों का साझेदारी फर्म में दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। अर्थात हानि होने की दशा में यदि फर्म को हानि हुई है और फर्म के द्वारा यदि वो ऋण नहीं चुकाया गया है तो साझेदारों को अपने अनुपात में व्यक्तिगत रूप से इस ऋण को चुकाना पड़ेगा, चाहे भले उसको अपने व्यक्तिगत संपत्ति बेचनी पड़े, अपने व्यक्तिगत संपत्ति बेच के उस ऋण को चुकाएगा। ठीक है ना? यदि हानि होती है और साझेदारी के फर्म के द्वारा यदि वो ऋण नहीं चुकता है तो साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से अपने हिसाब से अपने अनुपात लाभ विभाजन के अनुपात में ऋणों का भुगतान करना होगा। ये है असीमित दायित्व। पहला क्या हो गया? समझौता। साझेदारी का जन्म किससे हुआ? समझौते से हुआ। अर्थात व्यवसाय को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसी को समझौता कहते हैं। सदस्य संख्या क्या हो गई? कम से कम 2, अधिकतम 50 और बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 10। व्यवसाय का होना, कैसा व्यवसाय होना चाहिए? वैध व्यवसाय का होना। कैसा वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए। यदि कोई अवैध व्यवसाय है, शासन के द्वारा जिन व्यवसायों को पर प्रतिबंध है, और यदि ऐसा कोई व्यवसाय किया जाता हो तो साझेदारी उसके लिए स्थापना नहीं की जा सकती साझेदारी। तो कैसा व्यवसाय होना चाहिए? वैध व्यवसाय का होना चाहिए। इसके बाद क्या दिया है? व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना और बांटना। जब साझेदारी फर्म की स्थापना होती है तो क्या उद्देश्य होती है? सभी साझेदार मिलकर काम करेंगे, लाभ कमाएंगे और लाभ को आपस में क्या करेंगे? बांटेंगे। इसके बाद यह है अनुबंध की योग्यता। वही व्यक्ति फर्म का साझेदार हो सकता है जिसमें अनुबंध या सौदा करने की क्षमता होती है। अर्थात अवैध, पागल या दिवालिया व्यक्ति को फर्म का साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। अवैध के लिए इस बात का उल्लेख है, यदि सभी साझेदारों की सहमति हो तो उसको केवल लाभ के लिए साझेदार बनाया जा सकता है। तो इस तरह से है अनुबंध की योग्यता। फिर अगला बिंदु है व्यवसाय का संचालन। व्यवसाय का संचालन, फर्म का संचालन या तो सब साझेदारों द्वारा या सबकी सहमति से एक साझेदार द्वारा किया जा सकता है। व्यवसाय का संचालन असीमित दायित्व। साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। हानि होने की दशा में अपने अनुपात में व्यक्तिगत रूप से ऋण चुकाना पड़ सकता है, जिससे स्पष्ट होता है कि साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व कैसे होता है? असीमित होता है। अब इसके बाद एक आता है साझेदारी संलेख। इसी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख। अभी एक शब्द पढ़े समझौता, उसी में आया वही चीज़ है, समझौता ही संलेख। साझेदारी संलेख फर्म के साझेदारों द्वारा किया गया समझौता है, जिसे साझेदारी का अंतर नियम कहते हैं। साझेदारी संलेख के अंतर्गत फर्म को चलाने के लिए बनाए गए नियम का उल्लेख होता है, जिसमें साझेदारों के अधिकार, दायित्व, कर्तव्य, व्यवसाय संचालन आदि का बोध होता है। ये है साझेदारी संलेख। अब साझेदारी संलेख में दो बातें होती हैं। कभी कभी साझेदारी संलेख तैयार होता है और कभी कभी साझेदारी संलेख तैयार। साझेदारी संलेख फर्म के साझेदारों द्वारा किया गया समझौता है, जिनमें साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व आदि का बोध होता है, और दूसरा व्यवसाय के संचालन के नियम दिए रहते हैं। तो दो बातें होती हैं साझेदारी संलेख की मुख्य बातें।
साझेदारी संलेख की मुख्य बातें। साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख होता है ये देखना है। नंबर 1, फर्म का नाम व पता। नंबर 2, साझेदारों के नाम व पता। फर्म की स्थिति, फर्म की अवधि, पूंजी व पूंजी पर ब्याज। आहरण व आहरण पर ब्याज। व्यवसाय का संचालन। लाभ हानि का विभाजन। ये साझेदारी संलेख की मुख्य बातें हैं। संलेख क्या हुआ? साझेदारी संलेख फर्म के साझेदारों द्वारा किया गया समझौता है। दो बातें हैं। अब उस संलेख में किन किन बातों का उल्लेख होता है? जब साझेदारी चलाना होता है, सभी साझेदारों की आपस में सहमत होती है फर्म को चलाने के लिए, तो उसको चलाने के लिए कुछ नियम बनाते हैं सभी साझेदार मिलके, और उन नियमों का जो उल्लेख होता है उसी को क्या कहा जाता है? साझेदारी संलेख। यानी फर्म के साझेदारों द्वारा किया गया समझौता। क्या क्या? फर्म का नाम व पता। फर्म का कारोबार किस नाम से होगा और वो फर्म कहाँ होगी, उसका पता क्या होगा, किस शहर में है, किस प्रांत में है, केंद्रीय कार्यालय क्या है। तो साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि फर्म का नाम क्या है और वो फर्म स्थापित कहाँ है, किस राज्य में है, किस स्थान पर है, किस जिले में है, इस बात का उल्लेख होना, पता भी होना चाहिए। साझेदारों के नाम व पता। कौन कौन साझेदार उस फर्म में साझेदार हैं, क्या क्या नाम है उनका, और वो साझेदार कहाँ कहाँ रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनको कहाँ से पत्र व्यवहार करना है, कोई जानकारी देना है, तो उस साझेदारी संलेख में उल्लेख होना चाहिए कि फर्म में कौन कौन साझेदार हैं और वो साझेदार कहाँ कहाँ रहते हैं, उनका पता क्या है। फर्म की स्थिति, वो फर्म क्या है, कैसी है, स्थानीय है, प्रांतीय है, अंतर प्रांतीय है, देशी है, विदेशी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। फर्म का व्यापार कहाँ कहाँ होता है, जिला स्तर पर होता है, संभाग स्तर पर होता है, प्रांत स्तर पर होता है, राष्ट्र स्तर पर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, इस बात का उल्लेख होना चाहिए। तो फर्म की स्थिति। फर्म की अवधि, कभी कभी दिया रहे, फर्म एक निश्चित समय के लिए स्थापित की जाती है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, जितने वर्ष के लिए है, तो साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि फर्म की स्थापना कितने समय के लिए की गई है, फर्म की अवधि क्या होगी। पूंजी व पूंजी पर ब्याज। पूंजी व पूंजी पर ब्याज, किस साझेदार द्वारा कितनी पूंजी लगाई जाएगी या लगाई गई है और उस पूंजी पर साझेदारों को कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा।
इस बात का उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। आहरण व आहरण पर ब्याज। आहरण ऐसा माना जाता है कि कक्षा 11 में हम आहरण पढ़ रहे हैं। जब कोई व्यक्ति या कोई साझेदार अपने निजी कार्य के लिए फर्म से कुछ रुपया निकालता है तो ऐसे रुपये को क्या कहा जाता है? आहरण कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में साझेदार द्वारा कितना आहरण लिया जा सकता है और उस आहरण पर साझेदारों को ब्याज कितना देना होगा, इस बात का उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। व्यवसाय का संचालन। व्यवसाय का संचालन किसके द्वारा किया गया है? सब साझेदार द्वारा किया जाएगा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा, इस बात का उल्लेख भी साझेदारी संलेख में होना चाहिए। लाभ का विभाजन। साझेदारी फर्म को लाभ होने पर लाभ को साझेदार किस अनुपात में बांटेंगे? बराबर बराबर बांटेंगे कि अलग अलग अनुपात होगा? जिस अनुपात में भी लाभ को बांटना हो उस लाभ या उस अनुपात का उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ मुख्य बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। साझेदारी फर्म से ऋण लेना, साझेदारों का पारिश्रमिक, साझेदारों को पारिश्रमिक वेतन कमीशन देना है तो कितना देना होगा, किस हिसाब से देना होगा, किस साझेदार को देना होगा, इस बात का उल्लेख होना चाहिए। इस तरह से साझेदारी संलेख की कुछ मुख्य बातें हैं। बहुत सी बातें हैं लेकिन फिर भी ये मुख्य बातें हैं तो इनको देखना है कि साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख होता है। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि मित्रतावश या जल्दबाजी में साझेदार आपस में समझौता ही नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कभी कोई विवाद नहीं होगा, कभी कोई ऐसी संकट की स्थिति आएगी नहीं, तो साझेदारी कभी कभी साझेदारों द्वारा साझेदारी संलेख तैयार ही नहीं किया जाता है और फर्म का संचालन करने लगते हैं। व्यवसाय चलने लगता है लेकिन साझेदारी संलेख तैयार नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब साझेदारी संलेख तैयार नहीं होता है तब फिर क्या व्यवस्था है? ऐसी स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में कुछ प्रावधान हैं कि यदि साझेदारों ने संलेख तैयार नहीं किया है, फर्म का संलेख तैयार नहीं हुआ है, फर्म चलने के बाद इन साझेदारों आपस में विवाद होता है, विवाद की स्थिति बनती है, तो संलेख के अभाव में कौन कौन सी बातें लागू होंगी, इस बात का उल्लेख भी होता है। ये बात भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दी गई है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली बातें। साझेदार जब आपस में संलेख तैयार नहीं करते और साझेदारी फर्म को चलाने लगते हैं तो साझेदारों में आपस में विवाद की स्थिति बनती है, और जब विवाद की स्थिति बनती है तो उनको लाभ कैसे दिया जाए, उनको उनसे ब्याज कैसे लिया जाए या और क्या स्थिति हो, इस बात का उल्लेख होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब साझेदारी संलेख तैयार नहीं होता है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, और भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में कुछ प्रावधान हैं, जैसे पूंजी पर ब्याज नहीं, आहरण पर ब्याज नहीं, पूंजी के अतिरिक्त ऋण पर 6% ब्याज।
लाभ का विभाजन समान अनुपात में। व्यवसाय का संचालन सबके द्वारा फर्म की संपत्ति का प्रयोग फर्म के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम में व्यवस्था है कि यदि साझेदारी संलेख तैयार नहीं हुआ है तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली बातें या नियम। भारतीय साझेदारी अधिनियम में व्यवस्था है कि यदि संलेख तैयार नहीं हुआ है तो साझेदारों को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। चाहे जो साझेदार जितनी पूंजी लगाएं, किसी भी साझेदार को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाए। इसी तरह यदि किसी साझेदार ने फर्म से आहरण किया है, आहरण लिया है, तो ऐसे आहरण पर साझेदारों से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो ना तो पूंजी पर कोई ब्याज दिया जाएगा और ना ही आहरण पर साझेदारों से कोई ब्याज लिया जाएगा। पूंजी के अतिरिक्त ऋण पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज। यदि किसी साझेदार ने पूंजी के अतिरिक्त फर्म को ऋण दिया है, पूंजी तो दिया ही है, पूंजी के अतिरिक्त भी यदि साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उस ऋण पर साझेदार को 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। पूंजी के अतिरिक्त ऋण पर 6% ब्याज या 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। ठीक है। लाभ का विभाजन समान अनुपात में। साझेदारी संलेख तैयार नहीं हुआ है, समझौता नहीं हुआ है, तो साझेदारों को लाभ कैसे बांटा जाएगा? समान अनुपात में बांटा जाएगा, बराबर बराबर लाभ दिया जाएगा। व्यवसाय का संचालन, व्यवसाय का संचालन सबके द्वारा किया जाएगा। समझौते में तो जैसा समझौता रहेगा वैसे व्यवसाय का संचालन होगा। यदि संलेख तैयार नहीं हुआ है, संलेख की अनुपस्थिति है, तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों द्वारा किया जाएगा। फर्म की संपत्ति पर का प्रयोग फर्म के कार्यों के लिए। यदि फर्म की संपत्ति है तो संपत्ति का कार्य फर्म के कार्यों के लिए किया जाए। कोई साझेदार अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए फर्म की संपत्ति का प्रयोग नहीं करेगा। और कुछ बातें हैं, कार्य के बदले में साझेदारों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। साझेदारी फर्म में जो साझेदार हैं वो कोई काम करते हैं तो उस कार्य के बदले में उनको वेतन, बोनस या कमीशन के रूप में कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। कभी कभी ये भ्रम होता है, जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते ठीक से कि क्या पूछा गया है। साझेदारी संलेख की मुख्य बातें और इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, यदि साझेदारी संलेख तैयार नहीं हो तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली बातें। दोनों का उल्लेख आज किया गया है, साझेदारी संलेख की मुख्य बातें और साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली बातें। यदि साझेदारी संलेख तैयार नहीं हो तो ये बातें लागू होंगी। तो कल के लिए देखना है आपको 3 प्रश्न बनते हैं। एक है साझेदारी की परिभाषा और साझेदारी की विशेषता। दूसरा है साझेदारी संलेख। संलेख को हम 2 भागों में बांटे। साझेदारी संलेख की मुख्य बातें कौन कौन सी होंगी और साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली बातें कौन सी होगी। कल के लिए ध्यान रखना है लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते अगले दिन यानी कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे और प्रयास ये करिए कि इसको अपन पहले पढ़ें ताकि वो समझ में आए। तो कल के लिए क्या होगा? लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते, और इसके पहले जो आज हुआ उसकी तैयारी करके आना।